हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। केमिकल काइनेटिक्स का ही टॉपिक चल रहा है हमारा। हम क्या पढ़ रहे थे? केमिकल काइनेटिक्स का ही लेक्चर का चल रहा था। अप्रोक्सीमेटली 7 लेक्चर्स आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अर्हेनियस कंसेप्ट किया था। क्या किया था? अर्हेनियस कंसेप्ट की बातें करी थी। आज हम उस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक नई थ्योरी करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। अर्हेनियस कंसेप्ट में मैंने थोड़ी थोड़ी बातें कोलिजन थ्योरी की बताई थी। आज डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली बात है कि कोलिजन थ्योरी मैक्स ट्रॉड्स और विलियम ल्यूइस ने दी थी, और ये इसका प्रिंसिपल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में है जो आपने क्लास 11th में पढ़ चुके हो। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये बोलता है कि जो भी रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो आपस में कोलाइड करते हैं। जो रिएक्टेंट है वो आपस में कोलाइड करते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स एक हार्ड स्फीयर्स हैं। रिएक्टेंट्स एक हार्ड स्फीयर जैसे हैं। रिएक्टेंट्स कैसे हैं? हार्ड स्फीयर जैसे हैं। ये ए है, ये बी है, ये हार्ड स्फीयर जैसे होंगे। आपस में इन्होंने कोलाइड किया तो ये दो जुड़कर एक बन गए, तो ये ही प्रोडक्ट बना। तो कोलिजन थ्योरी बोली कि हर प्रोडक्ट कोलिजन के द्वारा ही बनता है। हार्ड स्फीयर्स आपस में रिएक्शन करते हैं, कैसे कोलाइड करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। जितनी कोलिजन्स पर सेकंड में हो रही हैं वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन में, उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोले तो आगे हम उसको ZAB या F का नाम दे देंगे। इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलती है। पर यूनिट में कितनी कोलिजन्स होती हैं उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अगली बात आती है कि जितनी कोलिजन्स हो रही हैं, एक आपके पास कंटेनर है, उसमें आपने A और B डाल दिया, दुनिया भर का A और B, तो A और B कोलाइड करेंगे और C बना देंगे। तो क्या A और B सारा खत्म होकर C बन जाएगा? उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोला कि जो कोलिजन्स हो रही हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट नहीं बनाते, सिर्फ कुछ ही इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है कि कुछ ही आपको प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी जो प्रोडक्ट नहीं बना पाई, कोलिजन होने के बाद भी कोलिजन तो हो रही है बट उससे कुछ प्रोडक्ट नहीं मिला, उसको आप इनइफेक्टिव कोलिजन बोलते हो। इफेक्टिव कोलिजन जब प्रोडक्ट मिल जाए, इनइफेक्टिव कोलिजन का जब प्रोडक्ट ना मिले। अब इफेक्टिव कोलिजन कब होगी? इफेक्टिव कोलिजन तब ही होगी जब उनके पास एक एनर्जी होगी, उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। समझो, ये A है, क्या है? ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, हार्ड स्फीयर्स। इन्होंने कोलाइड किया और इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया C, है ना? तो ये तो ही इफेक्टिव कोलिजन। और इन्होंने कोलाइड नहीं किया तो इनइफेक्टिव कोलिजन। समझ रहे हो? तो इन्होंने ऐसा कैसे कोलाइड किया कि इफेक्टिव कोलिजन हुई? देखो क्या होगा कि जब ये एक एनर्जी से स्ट्राइक करेंगे, एनर्जी से कोलाइड करेंगे, तभी तो ये एक दूसरे के अंदर समा पाएंगे और एक पूरा का पूरा C बन पाएगा। अगर ये धीरे से कोलाइड किए, धीरे धीरे से जाता हुआ इसके अंदर बजा जाकर, धीरे धीरे स्लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे टकराया, इधर आ गया। अब ये फिर अलग से अलग हो गए, तो प्रोडक्ट तो C तो नहीं बनाना। अगर धीरे धीरे जाएगा, आप टक्कर मारोगे किसी में धीरे धीरे जाकर, तो वो तो उसको तो कुछ भी डैमेज नहीं होगा, तो वो इनइफेक्टिव कोलिजन होगी। तो जो आपको इफेक्टिव कोलिजन के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जिस पे आप कोलाइड करो, कम से कम एनर्जी ताकि ये कोलिजन इफेक्टिव हो, उस एनर्जी को आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हो। मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू हैव इफेक्टिव कोलिजन। यानी कि इफेक्टिव कोलिजन वो है कि प्रोडक्ट बने। तो मिनिमम एनर्जी पर जब वो स्ट्राइक करेगा तभी उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी, उससे कम एनर्जी पे अगर कोलिजन होगी, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी पर कोलिजन होगी तो वो कोलिजन इनइफेक्टिव कहलाएगी। कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला आपको। समझे? मिनिमम आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। ओके, ये इफेक्टिव कोलिजन होती क्या है इसको समझते हैं। जैसे देखिए, मैं बता रहा हूँ, वही बात कर रहा था कि इफेक्टिव कोलिजन होती है, दो कार्स जा रही हैं, इन्होंने आपस में कोलाइड कर दिया। इन्होंने कोलाइड कर दिया तो दूसरे को परमानेंटली डैमेज कर दिया। क्या कर दिया? इसको डैमेज कर दिया। ये एक तरह से इफेक्टिव कोलिजन है। अगर ये टक्कर जोरदार होती, अगर ये टक्कर एनर्जी के साथ हुई है, मिनिमम एनर्जी के साथ हुई है, जिस एनर्जी पे ये डिफॉर्म हो सकती थी, तभी तो ये इफेक्टिव कोलिजन हुई। अगर ये हल्के से टकराते, देखो अगर ऐसे टकराते तो इस पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आई, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आई, डिफॉर्मेशन तो आई ही नहीं। इसका मतलब ये इनइफेक्टिव कोलिजन है। ऐसे ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जब धीरे से टकराएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो
तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसा था ये पहले ए था, ये बी था, ऐसे ही रह गया। अगर मैं पीछे की बात करूं तो ये टकराए और ये नया प्रोडक्ट बन गया, टूट गया, है ना। रिएक्टेंट्स के मामले में समझो, तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये इफेक्टिव कोलिजन है। ऐसे ही रिएक्टेंट भी आपस में टकराएंगे, इसके अंदर घुस जाएगा तो एक नया प्रोडक्ट सी बन जाएगा। आपको क्लियर है? अब एग्जांपल्स ऑफ कोलिजन थ्योरी समझते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स या कैसे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे देखो, आपको पता है H2O बनाने के लिए मुझे H2 प्लस O2 चाहिए, है ना। मुझे 2H2 चाहिए, एक O2 चाहिए, और ये एक H2O बना देता है। कितने? 2H2O बना देता है। तो ये देखो, हम H2 के 2 मॉलिक्यूल्स लेकर आए, 2H2 2 मॉलिक्यूल्स लेकर आए, O2 का 1 मॉलिक्यूल आया, O2 का 1 मॉलिक्यूल आया, समझ रहे हो ना। O2 का कितना मॉलिक्यूल आया? 1 मॉलिक्यूल आया। ओके, ठीक है जी। मैं 1 मिनट कलर बदल दूं, ठीक है। O2 का 1 मॉलिक्यूल आया, तो इन्होंने जब ये ऐसे टकराए, देखो इन्होंने इस हिसाब से टकराए कि ये 2 मॉलिक्यूल्स बीच में और H2 उधर से आकर इसको टकराया, तो ये टकराने से ये अलग बन गया और ये अलग बन गया। तो ये दोनों H2O, ये भी H2O, ये भी H2O अलग हो गए, प्रोडक्ट बने। मिनिमम एनर्जी से टकराए, प्रोडक्ट बने और H2O अलग हो गए। अब अगर ये टकराते कुछ इस तरह, अब देखो ये H2 है, अगर टकराता, ये वाला इधर लगता किसी एंगल से और ये बिना किसी एंगल से ऐसे लग रहा है, मतलब एक के ऊपर ही दोनों टकरा रहे हैं, देख रहे हो। एक ही O के मॉलिक्यूल्स के ऊपर पहले क्या हुआ था, एक O पे ये टकराया, एक O पे ये टकराया, तो इन्होंने OHO2 अब क्या हुआ, एक ही O के मॉलिक्यूल पे दोनों टकरा रहे। इसी O के मॉलिक्यूल पे ये वाला H2 टकराया, इसी O के मॉलिक्यूल पे ये वाला H2 टकराया। अब इसको कुछ नहीं हुआ, अब ये रिएक्शन नहीं कर पाया, तो हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिला, प्रोडक्ट नहीं मिला। तो ये कैसी कोलिजन है? इनइफेक्टिव कोलिजन। मतलब आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है कोलिजन के लिए भी। इनइफेक्टिव कोलिजन क्यों होती है? क्योंकि कुछ रिएक्टेंट्स तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में टकरा जाते हैं, जैसे ये वाला पैटर्न है, कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं टकरा पाते, जैसे ये है, तो वो इनइफेक्टिव कोलिजन हो जाएगी। जो पर्टिकुलर पैटर्न में टकरा पाए वो इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगी। और एग्जांपल से देखते हैं, जैसे देखो NO2 और NO2 आ रहे हैं, तो ये टकराए ऐसे, हेड ऑन कोलिजन हुई इनकी, हेड ऑन टकराया, NN टकराया, तो NN टकराने से क्या हुआ, N और N एक दूसरे को डिफॉर्म कर आपस में मिल गए, तो इन्होंने N2 और 2 4 इसके साथ लगे तो N2O4 बना दिया। अगर ये प्रॉपर पैटर्न से ना टकराते, मतलब देखो ऐसे टकराते, अगर NO के साथ टकराता तो O ने इसके साथ कोलिजन करने से कुछ नहीं होना था, O इसके अंदर समा नहीं पाया, टकरा के वापस चला गया, तो मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, तो हमें अभी कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, वही NO2 पहले था वही मिला। तो ये कैसी कोलिजन हुई? ये हुई इनइफेक्टिव कोलिजन, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट ना मिले। कोई प्रोडक्ट मतलब पहले वाला तो जो था वो तो है ही, नया नहीं मिला, जो नया प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, जो ये पहले था ये तो दोबारा मिल गया ना, रिएक्टेंट ही मिल गया। तो ये इनइफेक्टिव कोलिजन है और ये आपकी इफेक्टिव कोलिजन है, ये आपकी इफेक्टिव कोलिजन है। समझ में आई होगी ना बात पक्का। एक और एग्जांपल देख लो, ये देखो NO और O3 का जो कॉम्बिनेशन है, जो NO और O3 में मिले हैं, NO या तो ऐसे मिल सकता है, NO ने O3 के साथ कंबाइन किया, देखो रेड ने रेड के साथ कंबाइन किया, तो क्या हुआ, ये रेड मिला, कुछ नहीं हुआ, ये अलग मिल गए ऐसे के ऐसे, समझ रहे हो। या ब्लू वाला रेड के साथ मिलता तो भी वो टकरा कर वापस हो गए, तो भी कुछ नहीं हुआ, यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं बना, तो इनइफेक्टिव कोलिजन है। अच्छा, इफेक्टिव कैसे होगा? प्रॉपर पैटर्न से, जब O3 का मॉलिक्यूल्स एक एंगल पे आकर इससे टकराएगा, ये तो हेड ऑन हो गया ना, एंगल पे आकर टकराएगा, तो ये जो वाला ना, ये ब्लू वाला, ये वाला इसके अंदर घुस जाएगा, इसको अलग करेगा और ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा, इसको अलग करेगा, ये अलग हो जाएंगे, ये 2 के 2 ऐसे रहे और ये ब्लू इसके अंदर घुस गया और ये मिला, हमें NO2 और ये इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट मिला, उसमें नहीं मिला था नहीं। मतलब आपको एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, आपको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से वो करवाना पड़ेगा कोलिजन, तभी आपको प्रोडक्ट मिलता है, वरना वो इनइफेक्टिव कोलिजन हो जाएगी। यही हम बात यहाँ पर करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं। एक तो एनर्जी फैक्टर है, एक तो मिनिमम एनर्जी पे टकराएगा, ये आया और ये मान लो मिनिमम एनर्जी है 10 जूल पे टकराएगा तो ये प्रोडक्ट बनता, बट ये टकराया 5 जूल पे, तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, मिनिमम एनर्जी चाहिए थी। दूसरी बात है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराए,
वही अभी हम बात कर रहे थे कि वो अगर हेड ऑन टकराया तो प्रोडक्ट बनाएगा या ऐसे टकराया तो नहीं बनाएगा। ओरिएंटेशन डिफाइंड है, वो डिपेंड करता है कैसे रिएक्टेंट्स हैं, तो उस ओरिएंटेशन से टकराएगा कोलिजन के दौरान, तभी आपको इफेक्टिव कोलिजन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मतलब दो चीजें जरूरी है, मिनिमम एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोलिजन थ्योरी की एक डेरिवेशन करी है। कोलिजन थ्योरी की डेरिवेशन ये बोलती है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो है जेड ए बी यहाँ लिख दो, जेड ए बी ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये क्या बोलता है डेरिवेशन रेट, ये रेट कांस्टेंट है, जेड ए बी यहाँ लिख रखा, पी भी है, पी बताऊंगा कहां से आया, जेड ए बी है जो वो होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब कितने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। और ई ए आर टी, अगर मैं इस पूरे की बात करूं, ई रेस टू द माइनस ए आर टी, ये होता है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सफिशिएंट एनर्जी फॉर रिएक्शन, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स आपके मिनिमम एनर्जी से क्या बोलते हैं कोलिजन कर रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया ना, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी से टकरा रहे हैं। ओके, अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर है, यहां पर भी लिख रखा है टेम्परेचर है, गैस कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी है, रेट कांस्टेंट है, फ्रैक्शन, और ये है आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। समझे? देखो अभी हमने लास्ट में पढ़ा है कि जो कोलिजन्स हैं वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एनर्जी पे जो कि हमने कोलिजन, और एक ओरिएंटेशन पे भी। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मैं आगे लिखता हूँ, यही लिख दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। इसी इक्वेशन को हमने k इज इक्वल टू, एक तो एनर्जी पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एक ये ओरिएंटेशन फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। उस ओरिएंटेशन फैक्टर को लेकर आकर मैंने इसको p ले आया, ई ए रेस टू द पावर आर टी। ये जो p आया ना, ये ओरिएंटेशन फैक्टर है, मतलब किस ओरिएंटेशन पर टकराएगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो ओरिएंटेशन पर भी रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन या बोलो रेट कांस्टेंट डिपेंड करेगा, और ये दूसरा फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। तो दोनों कांस्टेंट फैक्टर मैंने लगा दिए। फिर इसी को यूज कर अरहेनियस इक्वेशन पढ़ी थी, उसने बोला ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है कांस्टेंट, तो इनकी जगह एक कांस्टेंट ए ले आया, वो ई ए रेस टू द पावर आर टी। ये उसने बोला कि ये जो ये वाला है इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसको बोलेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये दोनों जेड ए बी और पी की जगह एक नया कांस्टेंट आया ए, जिसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला गया, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी शायद इसको बोला गया था। सही है? तो ये आपकी अरहेनियस इक्वेशन प्रॉपर बनी ये यहीं से है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से जेड ए बी और पी से आई है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां से अरहेनियस इक्वेशन, हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो यहां से बनी तो वो कोलिजन थ्योरी से ही है कि किस किस पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट, किस किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे करता है, ये आपके ओरिएंटेशन फैक्टर पे करता है, और कितने मॉलिक्यूल सफिशिएंट कोलिजन कर रहे हैं उस पे करता है। पक्का? ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद लास्ट बात करते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि ये सिर्फ सिंपल गैसेस रिएक्शंस पे वैलिड है, कि गैसेस रिएक्शंस आए, कोलिजन किया और कर दिया। नॉर्मल लिक्विड और उसमें कोलिजन वाली फ्रीक्वेंसी फेल हो गई, कहीं में कोलिजन हो भी रही थी, हम बोलते कैसे कोलिजन करेंगे, तो ये फेल हो गई। उसे बोला कुछ मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर्स होते हैं, बट काफी के मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर नहीं होते, उनकी शेप कुछ और भी होती है। इसने बोला कि ये जो मेथड है ना आपका डिपेंड निकालने का रेट कांस्टेंट, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये ऐसे ही फालतू का मेथड है। दूसरी बात बोली इसने एक्टिवेशन बैरियर्स को नहीं समझाया। एक्टिवेशन बैरियर्स का क्या मतलब होता है कि जब भी बॉन्ड्स एक दूसरे को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, यानी खींचते हैं और टूटते हैं एक दूसरे, बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये धीरे धीरे बॉन्ड हटता रहेगा और ये टूट जाएगा। तो इसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। उसके बारे में नहीं बता पाया ये कि वो क्या करेंगे। और या एक और बात बताती है कि जो थ्योरी ऑफ कोलिजन है ना, वो बताती है कि ये रिएक्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कितनी कोलिजन्स हुई हैं, समझ रहे हो। बट इसने ये नहीं बोला, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उससे भी कम एनर्जी पर आपके रिएक्शंस का प्रोडक्ट्स बने हैं। बट ये बोलती है कि मिनिमम
थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाए तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाए। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। ये जो एनर्जी हम इसको देते हैं कि ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब कभी कभी क्या हुआ कि कुछ रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बना दिए पर उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से भी कम थी, समझे? तो फिर वहां पर कहां बात गई कोलिजन थ्योरी की, तो इसलिए ये फेल हो गई। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये कुछ मोटी मोटी जो मैंने बात करी हैं, तो इसको याद में रखें, समझ में रखें कि क्या है। और इसके साथ ये लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। एक बात और याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्राई करें कि आप क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट्स बुक से उठाकर सॉल्व करते रहें। अगर आपके पास कोई अच्छी बुक नहीं है तो आप क्या करें, हम एक नई बुक्स लेकर आए हैं सिग्मा कोचिंग क्लासेस के नाम से, और उसमें आपको 4 बुक्स का सेट मिलेगा। 4 बुक्स का सेट मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री की। 2 फिजिक्स की हैं और 2 केमिस्ट्री की हैं। ठीक है जी, ये सिर्फ बहुत मिनिमम प्राइजेस में। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप ऑर्डर करना चाहते हो, तो मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर या हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 987986585085 पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।